कैसे देखते हैं कि अगर इसको डिजिटलाइज अगर कर दिया जाए तो बच्चों के लिए कितना अच्छा है? जी, इसके ऊपर बाकायदा रिसर्चेस मौजूद है कि हम जो यंगस्टर्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स के बच्चे हैं, उनके हैवी बैग्स होते हैं और उनकी वजह से उनको सर्वाइकल और शोल्डर दोनों की ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और ये एक ऐसी एज ग्रुप होती है जिसके अंदर नॉर्मली प्यूबर्टी की एज तक ग्रोथ करनी होती है, तो उनकी ग्रोथ भी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। चैनल 99 पर प्रोग्राम है हेल्थ इज लाइफ और मैं हूं यासिर अब्बास। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे बखैर आफियत होंगे, साथ साथ अपनी जिंदगी भरपूर अंदाज से गुजार रहे हैं। नाज़रीन, आज हमने जिन मौज़ूआत का इंतखाब किया है वो है टेक नेक एपिडेमिक, यानी जदीद टूल्स को यूज़ करते हुए हमारी गर्दनों में और शोल्डर्स में जो मसाइल आ रहे हैं उनके हवाले से आज बात होगी। और इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए आज हमने मदऊ किया है हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर सैयद शाहाब शाह, असिस्टेंट प्रोफेसर नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी। इसके अलावा आप कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हैं बॉडी एक्सपर्ट्स के। तो आइए दोस्तों, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि टेक नेक एपिडेमिक ये है क्या, और इन जदीद मसाइल की वजह से हमारे गर्दन और कंधे के जो मसाइल हैं उसमें किस कदर तेज़ी है? जी, बेसिकली टेक नेक एपिडेमिक एक जदीद दौर की इस्तिलाह है और इसके अंदर हम टेक्नोलॉजी के यूज़ की वजह से, स्पेशली मोबाइल और कंप्यूटर के इस्तेमाल की वजह से गर्दन और कंधों की तकलीफ़ में मुब्तला हो रहे हैं। और ये एक एपिडेमिक की सूरत इख्तियार कर चुका है, जिसके अंदर हमें नज़र आता है कि ना सिर्फ प्रोफेशनल्स जो कि कंप्यूटर का काम करते हैं, इसके अलावा तमाम ही ऑक्यूपेशन से रिलेटेड लोग जो कि मोबाइल का मुस्तकिल इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसका शिकार होते हैं। इसके अंदर हमारे गर्दन और कंधों में सीवियर पेन स्टार्ट हो जाता है और उसके अंदर लिमिटेशन आता है। ठीक, अच्छा, तो डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे गैजेट्स हैं कि जिनकी वजह से इन मसाइल में यानी कि तेज़ी आती जा रही है, या गर्दन का जो मसला है या शोल्डर का जो मसला है वो बढ़ता जा रहा है? जी, बेसिकली जो भी गैजेट्स जिनका एक्सेसिव यूज़ होगा वो इसका सबब बनेंगे। जैसा कि मोबाइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसके अलावा डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप्स, बच्चे आईपैड इस्तेमाल करते हैं और इस तरीके से डिफरेंट गैजेट्स हैं जो कि नॉर्मली हम लोग देख रहे हैं मुख्तलिफ बच्चे गेम्स के अंदर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो उसका इफ़ेक्ट उनकी गर्दन और कंधों पर बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या लोग अपने बच्चों के साथ सरासर ज़्यादती नहीं कर रहे कि जो बहुत छोटे छोटे बच्चों के हाथ में उन्होंने मोबाइल दे दी? जी बिल्कुल, एक हमारी कोई एज लिमिट नहीं है, इसके ऊपर कोई इंस्ट्रक्शंस भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि हम किस एज ग्रुप के बच्चों को मोबाइल्स दें या गैजेट्स दें उनके यूटिलाइजेशन के लिए, और इसका इम्पेक्ट बहुत ज़्यादा उन बच्चों पर आ रहा है। इवन एक रिसर्च ये बताती है कि जिन बच्चों को अर्ली स्टेज में, इवन बिफोर 1 ईयर ऑफ एज, अगर हमने उनको मोबाइल, इवन वो वीडियो देखने के लिए ही अगर वो बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उन बच्चों के अंदर एपिलेप्सी, इसके अलावा उन बच्चों के अंदर स्पीच डिले बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो डेफिनेटली ये एक ज़्यादती है उन बच्चों के साथ जिनके पेरेंट्स उनको ये प्रोवाइड करते हैं। तो डॉक्टर साहब, उन बच्चों के मुतालिक या इवन सबसे पहले उन बच्चों के वालिदैन के मुतालिक क्या कहना चाहेंगे कि जो महज इस वजह से कि यार बच्चा सुकून में रहता है, बच्चा रोता नहीं, हमें तंग नहीं करता, हम अपने सारे काम कर सकते हैं, कि उसकी वजह से उन्हें जो है वो बड़ी स्क्रीन के सामने या मोबाइल स्क्रीन के सामने रख दिया? जी, बेसिकली ये पेरेंटिंग एक रोल है और इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हम अपनी आसानी के लिए बच्चों को एक तरफ मुतवज्जो करने के लिए डिफरेंट गैजेट्स उनको पकड़ा देते हैं, लेकिन अगर हम पेरेंटिंग को देखें तो ये वो एज ग्रुप होता है जिसके अंदर बच्चों को पेरेंट्स की नीड होती है और इसका इम्पेक्ट उनकी डेवलपमेंट पर, ग्रोथ पर और उनके बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा होता है।
तो अगर हम अपने बच्चों को टाइम दें, बच्चों को प्रॉपर गाइड करें, बच्चों की तरबियत के ऊपर काम करें, तो आई होप कि वो सोसाइटी के अंदर एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम ये देख रहे हैं कि एक बड़ा रुझान हमें बच्चों के अंदर नज़र आता है जो इस तरह के गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं कि उनके अंदर एक एग्रेशन बहुत कॉमन है। इसके अलावा इस तरह के बच्चे डिप्रेशन और इवन सुसाइड की तरफ भी जाते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि जो काम करने वाले लोग हैं, बिलखुसूस जिनका स्क्रीन का जिसे कहते हैं कि एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, बिलखुसूस बैंकर्स हो गए या इस तरह के और शोबाजात हो गए, आईटी के लोग हो गए, आप क्या समझते हैं कि उनका पोस्चर जो है उसका ठीक होना कितना ज़रूरी है? जी, बेसिकली जिनकी नेचर ऑफ जॉब सिटिंग है और कंप्यूटर का यूज़ ज़्यादा है, स्पेशली अगर उनकी ड्यूरेशन 8 घंटे से ज़्यादा है, तो ऐसे तमाम लोगों को पोस्चर की मेंटेनेंस के ऊपर काम करना चाहिए और इसके लिए बाकायदा गाइडेंस अवेलेबल है जिसके अंदर हम उन्हें गाइड करते हैं कि अपने पोस्चर को किस तरह मेंटेन किया जा सकता है और साथ ही एक एर्गोनॉमिक्स बेसिकली एर्गोनॉमिकली सेटअप उनके लिए क्रिएट किया जा सकता है जिसके अंदर एक सर्टेन डिस्टेंस के साथ उनका कंप्यूटर हो, उनकी आई कांटेक्ट होना चाहिए उनके डेस्कटॉप के साथ, कीबोर्ड्स उनकी सर्टेन पोजीशन पर हो। अदरवाइज़ कीबोर्ड्स सर्टेन पोजीशन पर नहीं होते हैं तो ऐसे लोगों को फिर कार्पल टनल सिंड्रोम एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हो जाता है। तो इसके ऊपर बिल्कुल पोस्चर को मेंटेनेंस और इसके लिए हम अपने तौर पर डिफरेंट लेवल्स के ऊपर सेमिनार्स और अवेयरनेस सेशंस रखते हैं जिसके अंदर लोगों को गाइड किया जाता है कि अपने पोस्चर को किस तरह मेंटेन करके इस तरह की प्रॉब्लम से सबसाइड किया जा सकता है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने नाम लिया एर्गोनॉमिक्स के हवाले से, तो एर्गोनॉमिक्स के तो मेरे ख्याल से अब कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं कि जो हमारे पास पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। इनमें एक नाम जिनका मैं इंटरव्यू भी कर चुका हूँ, डॉक्टर नजीब खटक साहब, जो कि एर्गोनॉमिक्स पर भी एक खासा तजर्बा रखते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को ये लाजिम तौर पर बताएं कि एर्गोनॉमिक्स बेसिकली है क्या? जी, बेसिकली एर्गोनॉमिक्स एक फिज़िकल थेरेपी रिलेटेड फील्ड है जिसके अंदर एर्गोनॉमिक्स में हम बात करते हैं कि किसी भी इंसान की जो नेचर ऑफ जॉब है उसके लिए हम किस तरह आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। वो सिर्फ कंप्यूटर रिलेटेड लोगों के लिए ही नहीं है, इवन हम शेफ़ के लिए, हम जो कि ज़राअत कर रहे हैं उन लोगों के लिए, इसके अलावा जो वर्कशॉप में काम करते हैं उन लोगों के लिए भी इस तरह के एर्गोनॉमिकली डिज़ाइन एर्गोनॉमिक्स के डिज़ाइन उनके लिए क्रिएट कर सकते हैं जो कि उनकी बॉडी के ऊपर रिपीटेटिवली स्ट्रेस क्रिएट नहीं करते हैं और उनकी बॉडी मेंटेन हो सकती है और वो लॉन्गर रन में अपने काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। अभी जब आपसे बात हो रही थी तो आपने बड़ा प्यारा एक रूल मुझे बताया विच इज़ 20-20-20। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे देखने वालों को ये बताइए कि ये है क्या? जी, बेसिकली 2020 रूल एड्रेस करता है जितने भी कंप्यूटर मोबाइल के यूज़र्स हैं उन लोगों को, और इसके अंदर उन्हें ये गाइड किया जाता है कि वो 20 मिनट्स के बाद एक ब्रेक लें और उसका जो ड्यूरेशन होना चाहिए वो एटलीस्ट 20 सेकेंड्स का होना चाहिए। ओके। एंड उसके बाद दोबारा वो 20 मिनट्स के लिए उस मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं एंड देन उसके अंदर एक फ्रीक्वेंट पॉज आना चाहिए और उसके बाद उसमें हम डिफरेंट टाइप की स्ट्रेचेस बेसिकली हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं और वो नेक और शोल्डर से रिलेटेड स्ट्रेच होता है जो कि हम उस सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ साथ ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि नॉर्मली आप अपनी प्रैक्टिस में क्या देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे गर्दन के और शोल्डर के जदीद मसाइल हैं कि जो अब देखने में आ रहे हैं इन गैजेट्स की वजह से? जी, कॉमनली हमें गर्दन और शोल्डर दोनों की ही प्रॉब्लम्स के साथ जो लोग सफ़र करते हुए आ रहे होते हैं उनकी कॉमन हिस्ट्री के अंदर उनके कंप्यूटर और मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और इसके अंदर गर्दन के अंदर दर्द का होना, गर्दन की लिमिटेशन का हो जाना, सर्टेन डायरेक्शन में मूवमेंट का रेस्ट्रिक्ट हो जाना और इसी तरीके से शोल्डर्स की
जॉइंट के अराउंड जो मूवमेंट्स होती हैं उनकी रिस्ट्रिक्शन हो जाना और उसके साथ उसके अंदर एक सर्टेन टाइप की नमनेस और पेन भी होता है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम होता है। इसके साथ कुछ एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं जैसा कि एज रिलेटेड चेंजेस होती हैं। इसके अलावा अगर ये पेशेंट्स सर्टेन टाइप्स की एडिक्शन में इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल अगर कोई सिगरेट स्मोकिंग करते हैं या उनके डायबिटिक लेवल्स में कोई प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ अगर उन पेशेंट्स को है, तो ये वो कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर फिर हम उनको सर्टेन टाइप की एक्सरसाइजेस गाइड करते हैं और उनकी फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट करते हैं जिससे वो मैनेज हो जाती है। एंड उन्हें हम गाइड करते हैं कि अब वो अपने पॉस्चर को और अपनी गर्दन और शोल्डर की मूवमेंट को मुस्तकिल बुनियादों पर करते रहें ताकि वो दोबारा इस प्रॉब्लम में गिरफ्तार ना हो। ठीक। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या आपके करियर में आया क्या ऐसे पेशेंट्स भी गुजरे हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा सीवियर या बहुत ही सीरियस डिफॉर्मिटी लेकर आए हों बिकॉज ऑफ दिस? जी, नॉर्मली हमें जो पेशेंट्स टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ मिलते हैं उसके अंदर हम ये देखते हैं कि सर्वाइकल के मोहरों पर दबाव आ जाता है जिसकी वजह से हाथ में नमनेस हो जाती है या हाथ का सुन होना एक कॉमन प्रॉब्लम है और ये फिर उनके काम को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। वो अपनी जॉब के ऊपर उनका सर्वाइवल फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स के साथ जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो उसकी सीवियरिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी शिद्दत उस दर्द की बहुत ज़्यादा होती है जो कि मैनेज करने में सर्टेन टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है। तो डेफिनेटली ये अगर इसका प्रोलॉन्ग देखें यूज़ तो उसका इम्पेक्ट हमारी गर्दन पर और शोल्डर पर बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक। तो डॉक्टर ख़ास तौर पर अगर देखा जाए जैसे दो टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं पेशेंट्स में देखने में आते हैं, विच इज़ नंबर वन इज़ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एंड द सेकंड वन इज़ फ्रोजन शोल्डर। तो आप क्या समझते हैं सर कि ये दोनों चीज़ें अगर मिसाल के तौर पे एक शख्स को हैं और तब भी वो जो है वो टेक्नोलॉजी को यूज़ किए जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं सर कि ये किस कदर सीवियर हो सकता है? जी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बेसिकली एक ऐसा सर्वाइकल का प्रॉब्लम है जिसके अंदर एज रिलेटेड चेंज के साथ साथ हमारे मसल्स की वीकनेसेस का कॉमन होना, वर्टिब्रा का के दरमियान जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है या गैप होता है उसका कम हो जाना, ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। और अगर इस प्रॉब्लम के साथ भी कोई पेशेंट उस पॉस्चर के अंदर रहे कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है, एग्रीवेटिंग फैक्टर्स जिसके मोबाइल का यूज़ है या कंप्यूटर का यूज़ है, तो ऐसी सूरत हाल में हम ये देखते हैं कि ये इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं वो कॉमनली जब इस प्रॉब्लम के शिकार होते हैं तो उसकी वजह से उनकी जो नॉर्मल रूटीन की वर्क है वो भी बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो जाती है, यानी वो अपनी नेचर ऑफ जॉब जो है वो उसके ऊपर सर्वाइव नहीं कर पा रहे होते। और इवन ये कि उन्हें इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि फिर अनमैनेजेबल हो रहे होते हैं एक सर्टेन एक्सटेंट में। और इसी तरीके से एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी एक कॉमन प्रॉब्लम है। एडहेसिव कैप्सुलाइटिस के अंदर हमें फ्रोजन शोल्डर जो कि कॉमन यूज़ होता है, इसके अंदर हमें रिस्ट्रिक्शन मिलती है शोल्डर जॉइंट्स की सर्टेन एक्सटेंट पर, और अगर उसके अंदर भी हम अपने मोबाइल और गैजेट्स का यूज़ कर रहे होते हैं तो फिर ये एक सीवियरिटी इख्तियार कर जाता है और लिमिटेशंस के साथ ये प्रॉब्लम 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स तक जा सकता है। ठीक। तो डॉक्टर साहब अगर मिसाल के तौर पर कोई ऐसा ही बंदा अगर इतनी ही डिफॉर्मिटी लेकर के आता है, आप क्या समझते हैं कि उसको दोबारा रिवर्स करना या इसकी रिहैब करना कितना मुश्किल है? जी, रिहैब एक डिफ़िकल्ट हमारे पास एक यू कैन से कि टास्क होता है जो कि हम उन पेशेंट्स की कर रहे होते हैं। और डेफिनेटली सबसे बड़ी प्रॉब्लम एडिक्शन है जो कि मोबाइल और गैजेट्स की हम लोगों के अंदर देख रहे होते हैं और उसका इम्पेक्ट उनकी ओवरऑल हेल्थ पर भी होता है। तो इन लोगों को जब हम गाइड करते हैं तो उनके अंदर कहीं सर्टेन लिमिटेशन उनके मोबाइल और गैजेट्स के यूज़ को हम उनको बताते हैं, तो जो पेशेंट्स हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लेते हैं वो जल्दी इस प्रॉब्लम से निकल आते हैं। और जिनके अंदर हमें ये लगता है कि उनका रुझान में तब्दीली नहीं आ रही है तो वो फिर प्रोलॉन्ग टाइम तक इसकी ट्रीटमेंट करवाते हैं और उसके बावजूद भी वो इस प्रॉब्लम से नहीं निकल पाते। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ख़ास तौर पर अगर बच्चों की इस वक्त बात की जाए, ख़ास तौर पर वो बच्चे की जो बहुत ज़्यादा किताबों की वजह से अपना जो है वो बैग, बहुत भारी बैग्स हो जाते हैं तो वो उठाते हैं, उनकी कमर में शदीद दर्द रहता है अक्सर। आप इस तनाज़ुर को कैसे देखते हैं कि अगर इसको डिजिटलाइज अगर कर दिया जाए तो बच्चों के लिए कितना अच्छा है?
जी, इसके ऊपर बाकायदा रिसर्चेस मौजूद हैं कि हम जो यंगस्टर्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स के बच्चे हैं, उनके हैवी बैग्स होते हैं और उनकी वजह से उनको सर्वाइकल और शोल्डर दोनों की ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और ये एक ऐसी एज ग्रुप होती है जिसके अंदर नॉर्मली प्यूबर्टी की एज तक ग्रोथ करनी होती है, तो उनकी ग्रोथ भी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। तो अगर हम इस एजुकेशन के सिस्टम के अंदर किसी भी तरह के रेवोल्यूशन ला सकें, जिसके अंदर हम उन बच्चों को जो भी स्टडी करवाया जा रहा है उसका मटेरियल हम डिजिटलाइज करते हैं, तो उसका भी हमें कुछ बेनिफिट हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि नॉर्मली अगर हम उनका जो कोर्स कंटेंट्स हैं उसमें अगर हमने क्लास के अंदर स्केड्यूल किया हुआ है, तो शेड्यूल के मुताबिक उनकी बुक्स और कॉपीज़ को उस बैग में रखा जाए, तो आई थिंक कि उसका कुछ वेट रिड्यूस हो सकता है और इस तरह चीज़ें मैनेज हो सकती है। ठीक, डॉक्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मुलाकात में वक्त निकाला। एक बार फिर इंतहाई मशकूर, इंतहाई ममनून कि आपने हमें वक्त दिया। जी हाँ नाज़रीन, ये थे डॉक्टर सैयद शहाब शाह, असिस्टेंट प्रोफेसर नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी, और इसके साथ साथ आप कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हैं बॉडी एक्सपर्ट्स के। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और साथ साथ एक अपील कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हमारा हर नया नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपने मेज़बान यासिर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।